नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th के टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं माइटोटिक डिवीजन के बारे में, और आप कह सकते हैं एम फेज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है इंटरफेस के बारे में। ठीक है, इंटरफेस के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा। हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेल साइकिल्स जो होती है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन है, वो दो फेज में कंप्लीट होती है, बड़े दो मेन फेजेस में डिवाइडेड है। ठीक है, एक हो गया इंटरफेस आपका और एक हो गया एम फेज। इंटरफेस को हम लोगों ने पहले लेक्चर में कवर किया, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एम फेज का माइटोटिक पार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवीजन फेज जिसको हम एम फेज भी बोलते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि जो सेल साइकिल थी उसका दो मेन स्टेज था। ठीक है, एक था इंटरफेज और एक एम फेज। ठीक है, और इंटरफेज भी फर्दर डिवाइडेड था तीन पार्ट में। ठीक है, G1, S और G2, जैसा कि आप साइकिल में देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरी सेल साइकिल, ये डायग्राम पूरा किसका है? सेल साइकिल का है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि सेल साइकिल एक पूरे बड़े से फेज इंटरफेज में डिवाइडेड है, इंटरफेज है, और उसके बाद कंटिन्यू है हमारा, उसके बाद सेकेंड स्टेज है एम फेज, जिसको हम डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली में सेल यहीं पर डिवाइड हो रही है। ठीक है, एम फेज को, इंटरफेज को हमने जब खत्म किया तो इंटरफेज को हमने पढ़ा G1, S और G2 फेज की। इंटरफेस फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, S फेज और G2 फेज। ठीक है, G1, S और G2 फेज तीन पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें हमने डिस्कस किया कि भाई हमने कहा, हम G2 फेज में, जब हम लोग G2 फेज में आए तो सेल कैसी थी? सेल प्रॉपरली वो सारी चीजों को जितनी रिक्वायरमेंट थी, डिवीजन फेज के लिए जितना भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट था, एम फेज के लिए जितने भी प्रोटीन और जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट थी, वो सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके अब सेल क्या है? रेडी है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, क्या है? रेडी है डिवाइड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आगे भाई एम फेज में क्या क्या चेंजेस आएंगे और कैसे सेल डिवाइड करेंगे। ठीक है, एम फेज जिसको डिवाइडिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, एम फेज देखिए थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। ये जो सेल साइकिल है, ठीक है, जो सेल साइकिल है, ठीक है, हमने देखा भाई बिल्कुल दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंटरफेज और एम फेज। ठीक, इंटरफेज को भी हमने कंप्लीट कर लिया, G1, S, G2। लेकिन हम अगर एम फेज की बात करें, एम फेज की बात करें, ठीक है, तो एम फेज जिसको डिवाइडिंग फेज बोल रहे हैं, ये दो पार्ट में कंप्लीट होगा। ठीक है, किसमें? दो पार्ट में कंप्लीट होगा। फर्दर एक होगा हमारा, एक होगा कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और एक होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मैं थोड़ा इसको यहाँ क्लियरली आपके लिए लिख दे रही हूँ। ठीक है, सेल साइकिल जो कि दो पार्ट में थी, जिसको हम, पहला हो गया इंटरफेज और दूसरा हो गया एम फेज। ठीक है, इंटरफेस को हमने कंप्लीट कर लिया, तो इसको हम टच नहीं करेंगे। जिसको अगर इंटरफेस से रिलेटेड डाउट हो, वो प्लीज इसका लेक्चर नंबर 1 देखें, वहां पर डाउट क्लियर करिए कि हाँ, वहां पर डाउट क्लियर कर लीजिए, उसको देख लीजिए, तो आपको एम फेज और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो हम एम फेज की अगर हम बात करें तो एम फेज भी कंप्लीट हो रहा है दो पार्ट में। ठीक है, एम फेज भी दो पार्ट में कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले तो उसका होगा न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, एक्चुअली में सेल जो डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में होगा। सबसे पहले तो उसका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ठीक, और दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। ठीक, जो दूसरा होगा क्या? साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड है चार पार्ट में। ठीक है, अभी हम उसको आगे देखेंगे, फर्दर चार पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक, देखिए आप यहाँ पे डायग्राम से और इजीली समझ सकते हैं। देखिए ये तो हो गया पूरा पूरा हमारा इंटरफेस। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं अगर एम फेज की, तो एम फेज में ये जो आप इतना पार्ट देख रहे हो ना, ये आपका है कैरियोकाइनेसिस का, और ये जो है ये आपका प्रॉपरली साइटोकाइनेसिस है। क्या है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस भी फर्दर डिवाइडेड है चार पार्ट में। ठीक, फर्दर डिवाइडेड है चार पार्ट में, प्रोफेज,
ठीक है, प्रोफेज, ये दोनों, ठीक, ये प्रो मेटाफेज और मेटाफेज, ये दोनों आप एक ही है, ठीक है। मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज फर्दर 4 पार्ट में डिवाइडेड है। इसको अभी हम और आगे अच्छे से डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपको एक रफली बता रहे हैं कि ये तो भाई 2 पार्ट में डिवाइडेड, लेकिन एम फेज 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये पार्ट है इनके, ठीक है, ये क्या है, पार्ट है। आप सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तभी जाकर कोई 2 सेल डिवाइड होगी। लेकिन ये जो एम फेज है, एम फेज 2 तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। टाइप नंबर 1 इज माइटोटिक, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। और टाइप नंबर 2 जिसको हम लोग मियोटिक डिवीजन कहते हैं, ठीक है, और मियोसिस डिवीजन भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्या है, ये इसके टाइप है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन है ये क्या है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, ना कि सेल डिवीजन का पार्ट है। और जो मैंने अभी आपको यहाँ कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस बताया, ये क्या है, एम फेज का पार्ट है। मतलब अगर आप चाहे माइटोटिक करोगे तो भी ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, न्यूक्लियस का, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का होगा। और अगर हम मियोसिस भी अगर ये वाला प्रकार का सेल डिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें भी न्यूक्लियस का डिवीजन सबसे पहले होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का होगा। गॉट इट, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, माइटोटिक और जो मियोसिस है, ये हमारा क्या है, ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन को, इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मियोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन की भाई वो किस तरीके से होता है, ठीक है। माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन इसमें क्लियर करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोटिक, जिसको हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है, ये इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। देखिए इसको क्यों इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। अगर हम माइटोटिक की बात करें तो भाई माइटोटिक में भी जो सेल होगी वो सेल डिवाइड करती है, सेल डिवाइड करेगी, 2 न्यू सेल बनाएगी, ठीक है, दो न्यू सेल बनाएगी, 2 न्यू सेल बनाएगी। ये माइटोटिक की मैं आपको बात कर रही हूँ कि सेल डिवाइड करके 2 न्यू सेल बनाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करें, तो मियोसिस एक्चुअली में सेल डिवाइड करके 4 न्यू सेल बनाती है, 4 न्यू सेल बनाती है, ठीक है, 4 न्यू सेल बनाती है। और थोड़ा डिफरेंस क्या है कि अगर माइटोटिक का सेल डिवीजन होगा तो यहाँ पे जो 2 न्यू डॉटर सेल्स बनी हैं, 2 न्यू डॉटर सेल्स जो बनी हैं, वो एग्जैक्ट कॉपी होती हैं अपनी पेरेंट सेल की। किसके, पेरेंट सेल के एग्जैक्ट कॉपी होती है। मतलब आप जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम और जिस तरीके का स्ट्रक्चर इसका होगा, हूबहू उसी तरीके का स्ट्रक्चर ये जो दो नई डॉटर सेल्स बनी है उनका होगा। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम में इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, 46 क्रोमोसोम अगर यहाँ पर है, तो ये जो 2 नई सेल्स बनेंगी इनमें भी 46 क्रोमोसोम होगा और इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा। लेकिन अगर हम वही मियोसिस की बात कर लेते हैं, अगर इसमें मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होगा, तो इसमें जो ये 4 नई डॉटर सेल्स बनती हैं वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती हैं अपने पेरेंट सेल के, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती हैं। इनमें क्रोमोसोम के नंबर में डिफरेंस रहता है, ठीक है, जस्ट इसका हाफ हो जाता है, अगर जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, इसमें 46 क्रोमोसोम है, तो ये 23 में डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारे 46 क्रोमोसोम चारों सेल में 23 करके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए एग्जैक्ट कॉपी है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं इसको, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं हम माइटोटिक सेल डिवीजन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इन दिस फेज एक्चुअली सेल डिवीजन अकर। बिल्कुल करेक्ट बात, बिल्कुल, कि ये जो स्टेज है, अब तक हमें इंटरफेज जो हमने देखा, इंटरफेज में सिर्फ और सिर्फ सेल प्रिपेयर हो रही थी, मेटाबॉलिकली वो एक्टिव थी, बट वो डिवाइड नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही हमने एम फेज में एंटर किया, एक्चुअली में सेल्स यहाँ पर क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। 2 नई सेल्स, एक पेरेंट सेल जो पुरानी सेल थी, वो 2 नई सेल्स में डिवाइड हो रही हैं। तो इसी वजह से इसका नाम भी डिवीजन फेज इसी वजह से पड़ा है। इसका नाम क्या, डिवीजन फेज जो पड़ा है वो इसी वजह से पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में सेल्स क्या कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। अब इसको एनसीईआरटी, हमारी एनसीईआरटी इसके लिए एक लाइन लिखती है कि इसके लिए एक वर्ड यूज करती है कि मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ये सेल साइकिल का सबसे ज्यादा मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है। अच्छा, ड्रामेटिक पीरियड क्यों कह रहे हैं, देखिए जैसे कि अगर ड्रामा आप देखते हैं
ठीक है। ड्रामा में जो किरदार निभा रहे होते हैं, कब कहीं रो रहा है, कब कहीं हंस रहा है, कहीं खुशी का टाइम आ गया तो हंसने लगा, गम का प्रॉब्लम आ गई, सिचुएशन आ गई, रोने लगा, मतलब अलग अलग सिचुएशन तुरंत तुरंत होती रहती है। मतलब आप अगर ड्रामा देख रहे हो तो एक ही टाइम पर 1 घंटे में आपको एक ही देखते होगे एपिसोड, यहाँ पर लेके आ रही है, खुशी खुशी आ रही है, और फिर उसके बाद मर गए तो फिर रोने लगे, फिर कहीं नहीं जिंदा हो गए, पूजा किया, घंटी बजाई, जिंदा हो गए तो सब खुश हो गए। आप देखते कितना ड्रामा रहता है, राइट। उसी तरीके से इसमें देखिए ये जो सेल्स हैं, इसमें ये क्या कर रहे हैं, इतनी तेजी से इसका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल रहा है, सब कुछ एकदम तुरंत तुरंत हो रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये जो स्टेज है, ठीक है, ये सेल साइकिल का जो ये स्टेज है, ये मोस्ट ड्रामेटिक स्टेज है। क्या है? मोस्ट ड्रामेटिक स्टेज, ठीक है। ठीक, अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि एम फेज स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन एंड यूजुअली एंड्स विद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले देखा कि भाई ये जो एम फेज है, ठीक है, एम फेज ये भी 2 पार्ट में कंप्लीटेड हो रहा है। सबसे पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। उसके बाद इसकी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। वही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि भाई एम फेज शुरुआत होती है इसकी न्यूक्लियस के डिवीजन से और ये खत्म होता है साइटोप्लाज्म के डिवीजन पर, ठीक है। चलिए इसके और पॉइंट्स को देखते हैं हम। नेक्स्ट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है कि ये जो सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, ठीक है, इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन cannot be drawn between the various stages। It means क्या हो गया, देखिए जैसे कि अभी हमने कहा कि भाई ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये फर्दर डिवाइडेड है 4 पार्ट में, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, ये सेल एक्चुअली में सीधा सीधा बस डिवाइड कर रही है। ऐसा कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है कि हाँ ये प्रोफेज खत्म हुआ तो उसके बाद अब शुरू होगा मेटाफेज। ऐसा कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है, ठीक है। कोई बाउंड्री ऐसी नहीं बनी है कि हाँ इस बाउंड्री पे आए अब हम मेटाफेज शुरू करेंगे, तो ऐसा कोई क्लियर कट नहीं है, ठीक है। तो क्लियर कट ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है, ये लगातार ये सेल डिविजन ऐसी होती है। लेकिन हम अपने पढ़ने के लिए, क्लियरिटी के लिए हम इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा फिर बोल रही हूँ, ये क्लियर कट कोई बाउंड्री नहीं है ऐसा सेल में कि हाँ इसके बाद ये स्टेज है, लेकिन हम इसको क्लियरली पढ़ने के लिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। वही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, लगातार हो रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस। मतलब अलग अलग स्टेजेस में हम कोई क्लियर कट बाउंड्री लाइन नहीं है, कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। बट although for convenience mitosis has been divided in 4 stages of nucleus division। लेकिन हमको अच्छे से खुद पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हमने इसको 4 पार्ट में, न्यूक्लियस के डिवीजन को 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लिया। दैट इज कौन सा पार्ट है देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टेलोफेज, ठीक है। हमने जब इंटरफेज खत्म किया था, राइट, इंटरफेज जब ओवर हुआ था तो इंटरफेज में सेल्स कुछ इस तरह से थी, राइट, सेल्स पूरी प्रिपेयर थी, ठीक है, सेल्स पूरी प्रिपेयर थी। उसके बाद आता है ये प्रोफेज। अच्छा ये डायग्राम यहाँ बना हुआ है, अभी हम लोग ये जो 4 स्टेजेस है, चारों स्टेजेस को इवन साइटोकाइनेसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये सिर्फ रफली डायग्राम है, मैं आपको रफली डायग्राम है यहाँ पर कि भाई ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है एक्चुअली में किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये वो 4 स्टेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसके बाद होगा इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। और जैसे ही साइटोकाइनेसिस हो जाएगा आपकी ये दो न्यू डॉटर सेल्स, 2 नई डॉटर सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। क्या होगा, इंटरफेज। उसके बाद यहाँ पर ये जो ये पूरा है, ये क्या है, ये है एम फेज का कैरियोकाइनेसिस वाला स्टेज, ठीक है। कौन सा है, कैरियोकाइनेसिस वाला स्टेज। और इसमें इसके बाद टेलोफेज के बाद क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद 2 नई सेल्स हम लोगों को मिल गई, 2 नई सेल्स हमें मिल गई, ठीक है। ये तो ओवरऑल प्रोसेस होगा हमारा माइटोसिस में। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया प्रोफेज।
सबसे पहला आएगा हमारा, क्या आएगा, प्रोफेज। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग सेल साइकिल में, ठीक है। सेल साइकिल में एम फेज के कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेल साइकिल के एम फेज के कैरियोकाइनेसिस की प्रोफेज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब प्रोफेज में एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, अगर हम इंटरफेस से सेल आई है, कहां से आई है, इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस से सेल आई है, तो अगर आप देख रहे होगे इंटरफेस है, ये एम है, कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस के बाद देखिए यहाँ पर इंटरफेस में एक्चुअली में जब यहाँ पर इंटरफेस जब आपका तीन फिर से स्टेजेस में डिवाइडेड था, तो ठीक है, G2 में फाइनली सेल क्या हो गई थी, प्रिपेयर हो गई। तो उसके बाद ये एंटर कहाँ का आएगी, प्रोफेज में आएगी ना। तो इस समय सेल एकदम बिल्कुल रेडी है, तैयार है सेल को डिवाइड करने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले प्रोफेज में देखते हैं कि प्रोफेज में होगा क्या। प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। अब कह रहा है कि प्रोफेज में क्रोमोसोमल जो मटेरियल है, क्रोमोसोमल मटेरियल किसको बोल रहा है, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल था, राइट। यही है क्या, आपका क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। आगे चल के यही क्रोमोसोम बना रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, क्रोमोसोमल मटेरियल बोला। इसी क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है हमारा प्रोफेज में। कहां पे हो जाता है, जैसे ही G2 फेज खत्म होता है तुरंत प्रोफेज में आता है सेल, और प्रोफेज में इसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, शुरू हो जाता है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि प्रोफेज इज मार्क्ड एज अ इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन किसका, ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। क्रोमोसोम मटेरियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट कर जाएगा कंडेंस, क्रोमोसोम कंडेंस करने लगेगा और क्रोमोसोम बनाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग और देखते हैं, ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर प्रोफेज में। भाई चलो ठीक है, यहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर ये जो साइटोप्लाज्म में रहता है हमारा क्या, सेंट्रियोल, क्या है, ठीक है, सेंट्रोजोम होता है जिसमें 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो डिवाइड कर लिया, ड्यूप्लीकेट हो गया हमारा ड्यूरिंग कब, डुप्लीकेट हो गया जब हम लोगों ने इंटरफेस पढ़ा था, ठीक है। वहां पर सेल के सारे कंटेंट डुप्लीकेट हो गए थे, ठीक है। अब क्या होगा, ये मूव करेगा, डुप्लीकेट कर गया और ये मूव करेगा सेल के अपोजिट पोल पे, एक इस तरफ रहेगा और दूसरा मूव करके इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, दूसरा मूव करके दूसरे पोल पर आ जाएगा, ठीक है, एक इस नॉर्थ पोल तो एक साउथ पोल, अपोजिट पोल पे आ जाएगा। वही हमारा पॉइंट भी कह रहा है कि द सेंट्रियोल which had undergo duplication, जिसका डुप्लीकेशन हुआ था कहाँ पे, एस फेज में, इंटरफेस के एस फेज में जो डुप्लीकेट हो गया था, नाउ बीइंग टू मूव, वो शुरू कर जाएगा मूव करना टुवर्ड, कहाँ, टुवर्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ सेल, ठीक है, सेल के अपोजिट पोल पर मूव करना शुरू कर देगा। कहां पर, प्रोफेज में। पहली बात हमने क्या देखी कि क्रोमोसोमल मटेरियल शुरू हो गया है कंडेंस होना, और जो सेंट्रियोल्स थे जो कि डुप्लीकेट हुए थे इंटरफेस के एस फेज में, वो शुरू हो गए हैं मूव करना सेल के अपोजिट पोल पे, ठीक है, सेल के अपोजिट पोल पे, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ईच सेंट्रोजोम, ठीक है, रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर्स। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, मैंने फिर क्या बताया आपको कि सेल के अंदर ये क्या है, सेंट्रोजोम है जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स है, ठीक है। ये जो सेंट्रोजोम है सूरज की जैसे किरणें नहीं होती है, कुछ उस तरीके से रेज बाहर निकालता है, ठीक है, कुछ रेज जो होती हैं वो छोटी होती हैं, कुछ रेज जो होती हैं बड़ी होती हैं, ठीक है, कुछ रेज जो छोटी होती हैं और कुछ रेज क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, ठीक। अब ये जो छोटी वाली रेज है हम उसको कहते हैं एस्टर, क्या कहते हैं, एस्टर। और ये जो बड़ी रेज होती है हम इसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक, क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा, ये बने किसके होते हैं, ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे मिलके बना होता है, ये मिलके बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहां पर सिंथेसाइज हुआ था,
ये ट्यूबुलिन प्रोटीन हमारा इंटरफेज के G2 फेज में आखिरी में सिंथेसाइज हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, अब देखिए, अभी तो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि G2 फेज इंटरफेज के G2 फेज में सिंथेसाइज हुआ था, वो बना रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ से अराइज हो रहा है, वो सेंट्रोसोम क्या कर रहा है, सेंट्रोसोम्स जो कि साइटोप्लाज्म में अपोजिट पोल पे मूव कर चुका है, वो रेज निकाल रहा है। छोटी रेज को हमने एस्टर बोला और बड़ी रेज को स्पिंडल फाइबर बोला। ठीक है, यही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि each centrosome radiates out microtubules called aster। और उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए हमारा क्या बोल रहा है, the asters together with spindle fiber, की एस्टर और स्पिंडल फाइबर दोनों को साथ में हम क्या कहते हैं, दोनों को साथ में हम क्या कहेंगे, वो दोनों को दोनों साथ में फॉर्म कर लेंगे माइटोटिक एपरेटस। ठीक है, या तो आप बोल सकते हो स्पिंडल एपरेटस। ठीक है, दोनों माइटोटिक एपरेटस या तो स्पिंडल एपरेटस। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए अब और देखते हैं कि भाई प्रोफेज में और क्या होता है। ठीक है, और क्या होता है। ठीक, ये तो हो गई प्रोफेज की शुरुआत की कहानी की शुरुआत में एक्चुअली में क्या होगा कि कंडेंसेशन शुरू होने लगेगा, सेंट्रियोल्स जो सेंट्रोसोम में जो सेंट्रियोल्स थे अपोजिट पोल पे मूव करने लगे, और स्पिंडल माइटोटिक एपरेटर्स निकलना शुरू हो गए, बन गए। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है, बाय द एंड ऑफ द प्रोफेज, कि प्रोफेज के एंड में आखिरी में क्या होगा। ठीक, क्या होगा, देखिए क्या होगा, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। क्या बना लेंगे, क्रोमोसोम बना लेंगे। जो क्रोमोसोम मटेरियल था जो शुरू हो गया था कंडेंस होना माइटोटिक के एंड वाले डिवीजन, प्रोफेज के एंड में, वो क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आर सीन टू बी composed of two chromatids attached together at centromere। याद रखिएगा यहाँ पर कितना क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दो क्रोमैटिड्स अटैच्ड हैं सेंट्रोमेयर पर। इट मींस कैसा होगा क्रोमोसोम, मींस ये हो गया एक क्रोमैटिड, ये हो गया दूसरा क्रोमैटिड, और ये हो गया हमारा, ये क्या है, सेंट्रोमेयर। तो यहाँ पर क्रोमोसोम कैसा है, दो क्रोमैटिड वाला है, ना कि सिंगल क्रोमैटिड वाला। ऑफ कोर्स, क्योंकि जीवन में हमने पढ़ा था, जीवन में एक क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम होगा। ठीक है, उसके बाद एस फेज में ही क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड वाला हो गया था, तो G2 में भी वही रहेगा, प्रोफेज में भी वही रहेगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम कैसा है। फिर इसमें अगर हम डीएनए के कंटेंट की बात करें तो डीएनए का जो कंटेंट होगा वो 4C होगा, और जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो क्या होगा, वो क्रोमोसोम का नंबर होगा हमारा 2n। ठीक है, क्या है, 2n, मतलब बढ़ा नहीं है अभी क्रोमोसोम का नंबर, स्टिल जितना था उतना ही है। ठीक है, लेकिन डीएनए का कंटेंट जो है वो बढ़ गया है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। ये वेरी वेरी आईएमपी। ठीक, क्या हो गया है, डिसअपियर हो जाएगा। मींस इसमें देखिए जब हम पढ़ते थे सेल न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से ही भाई, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से क्या, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूटी मेंटेन थी। वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी भी तो उसी का हिस्सा था, है ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स गोल्गी बॉडी उसी का हिस्सा था, और न्यूक्लियोलस यहाँ पढ़ते हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। तो प्रोफेज के एंड में ये चारों चीज डिसअपियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। देखिए ये है अर्लियर प्रोफेज का डायग्राम। अर्लियर प्रोफेज में आप देख रहे होगे ये जो ये क्या है, ये है सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रोसोम या सेंट्रोसोम या आप कहिए सेंट्रियोल्स, ये मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल पर। ये क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं अपोजिट पोल पर। किस पर, अपोजिट पोल पर मूव कर रहे हैं। और ये कब की बात है, ये अर्लियर प्रोफेज है, मतलब ये प्रोफेज के स्टार्टिंग की बात बता रहा है। ठीक है, अर्लियर प्रोफेज की बात बता रहा है कि भाई ये कहाँ, अपोजिट पोल्स पर मूव करने लगे हैं। और स्टिल देखो अर्लियर प्रोफेज में जितना काम हो रहा है उतना ही काम यहाँ आगे हुआ है, उतना ही काम यहाँ पे हुआ है यहाँ पर। और क्या है, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टिल अभी क्या है, मेंटेन है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अभी भी वैसी की वैसी ही है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी के वैसी का वैसा, ये न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। लेकिन लेट प्रोफेज में क्या होगा, लेट प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगी,
देखिए ऐसा डिसअपियर हो गई है ना, ऐसा लग रहा है कि डिसअपियर, टूट गई है, डिसअपियर हो गई है। तो प्रोफेज के एंडिंग में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएंगे, साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो हो जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोफेज के एंड तक में इतना काम होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे प्रोफेज की। अब हम किस पे आएंगे, प्रोफेज के बाद मेटाफेज पे। तो इतनी कहानी हो गई प्रोफेज में। अब हम आगे देखते हैं अगला फेज जिसको हम कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में एक्चुअली में क्या होगा, देखिए मेटाफेज है ना, मेटाफेज में जैसे ही, जैसा कि अभी मैंने कहा कि ऐसे कोई क्लियर कट बाउंड्री तो है नहीं किसी की कि प्रोफेज कौन है मेटाफेज कौन है। ठीक है, हमने अपने समझने के लिए बनाया है। ठीक, जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी तभी से हम लोग क्या कह देंगे कि मेटाफेज की शुरुआत हो गई है, मेटाफेज की क्या हो गई है, शुरुआत हो गई है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन किसका होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर एनवेलप बोलिए या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलिए, वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। कहाँ, मेटाफेज में। बिल्कुल, अभी मैंने वही कहा, जैसे ही डिसअपियर हुआ हम तुरंत कह देंगे कि भाई अब मेटाफेज शुरू हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, मेटाफेज शुरू हो गया। तो मेटाफेज में क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से। कब, वही क्या मार्क कर देगा, जैसे ही डिसअपियर हो जाएगा वही क्या बताएगा कि भाई ये स्टेज अब आ गई है हमारी मेटाफेज की। ठीक है, मेटाफेज के टाइम पर जो क्रोमैटिन मटेरियल है प्रॉपरली कंडेंस हो, वो तो प्रोफेज में ही कंडेंस हो गए थे, जैसे ही मेटाफेज में आएंगे आपको प्रॉपरली क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम में परिवर्तित हो चुके होंगे। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम प्रॉपरली बन चुका होगा। इसीलिए क्रोमोसोम को अगर आप क्लियरली देखना चाह रहे हैं तो वो आप कहाँ देखेंगे, मेटाफेज में आपको क्रोमोसोम्स एकदम क्लियरली आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रोफेज में तो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, एंडिंग तक में खत्म हुआ, और मेटाफेज में आपको क्लियरली क्रोमोसोम दिखेगा, आप क्लियरली देख सकते हो। इसीलिए बोला जाता है कि हेंस एट दिस स्टेज मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी इजीली आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इजीली स्टडीड, आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें भी देखिए दो क्रोमैटिड रहेंगे। ठीक है, इसमें भी देखिए एक क्रोमैटिड और दो क्रोमैटिड। ठीक है, अब देखिए हमारा पॉइंट भी क्या बोल रहा है कि भाई मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो गई, और सेकंड पॉइंट भी हमारा वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, कि कंप्लीट हो गया एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप, कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर क्लियरली देख सकते हैं। इसीलिए मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, कहां पर, मेटाफेज पर। ठीक है, ये हो जाएगा क्रोमोसोम। अच्छा, और थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं कि क्रोमोसोम में स्टिल दो क्रोमैटिड मेंटेन है, मतलब ये क्रोमोसोम में, ये भी, इसमें भी, मेटाफेज में भी जो क्रोमोसोम होगा उसमें भी दो क्रोमैटिड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। ये है क्या, इसको, ये काइनेटोकोर्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये वह जगह है, साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अब ये जो सेल्स थी, ऐसी सेल्स थी, ये न्यूक्लियस में, ठीक है, जो न्यूक्लियस डिसअपियर हो गई है, यहाँ पर अब क्रोमोसोम हुए हैं। ठीक है, रैंड, और ये काइनेटोकोर है, क्रोमोसोम है। ठीक है, काइनेटोकोर है। अब यहाँ पर हमने क्या बात किया था कि भाई सेंट्रियोल्स आ गए हैं और स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे थे। स्पिंडल फाइबर्स आकर इसी काइनेटोकोर से अटैच्ड रहते हैं। किससे, इसी काइनेटोकोर से अटैच्ड रहते हैं। ये वह जगह है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होंगे क्रोमोसोम से। ठीक है, अच्छा, इनका क्या रोल है अभी हम इसके बाद एनाफेज में देखेंगे। ठीक है, ये हो गया कि काइनेटोकोर क्या है, एक साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, और सेंटर में जहां पे दोनों आर्म्स क्रोमैटिन के जुड़े हुए हैं वो हम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, सेंट्रोमेयर कहेंगे। और ये जो दो हैं क्रोमोसोम, ये एक क्रोमैटिड हो गया। ठीक है, ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड। ठीक है, ये दोनों क्रोमैटिड आपस में, इनके जो आर्म्स होंगे, ये आपस में क्या कहलाएंगे, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे। टू सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे आपस में, याद रखिएगा, ये नहीं आपको, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएंगे। ठीक, ये तो हो गया मेटाफेज। चलिए मेटाफेज की शुरुआती कहानी की क्या होगा, उसके बाद और देखते हैं भाई मेटाफेज में क्या होगा। मेटाफेज में भाई और क्या होगा, ईच क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम है, ठीक है, कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर, की काइनेटोकोर, जितने भी क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम की जितने भी काइनेटोकोर है वो कनेक्टेड हो जाएंगे किस पे, स्पिंडल फाइबर से, एंड
sorry, from the pole start coming to lie at the equator, lie at the equator। अब ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए ये डायग्राम यहाँ कहना चाह रहा है कि मेटाफेज में जो जितने भी स्पिंडल फाइबर्स और एपरेटस निकल रहे थे, ठीक है, सेंट्रियोल से, वो क्रोमोसोम की काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। देखिए ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से क्या हो रहा है, अटैच्ड हो रहा है, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच्ड हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, अटैच्ड हो रहा है, इधर से भी और इधर से भी काइनेटोकोर से अटैच्ड हो जाएगा, और उसके बाद काइनेटोकोर से अटैच्ड हो जाएगा, और उसके बाद इनको लेके आएगा इक्वेटर पर, ठीक है। इक्वेटर पर कहाँ, मेटाफेज का ये जो ये होगा, ये हम लोग क्या कहेंगे, मेटाफेज का क्या है, इक्वेटर है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज का इक्वेटर है। तो हमने क्या कहा, इसी को हम लोगों ने कहा मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट। यहीं पर क्रोमोसोम आकर अभी अलाइंड होंगे। अच्छा, प्रोफेज में, प्रोफेज की पहचान क्या है, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और लेट प्रोफेज की कि थोड़ा थोड़ा जैसे आपको लगेगा टूटा उसका हल्का भाग बचा रहेगा, हल्का भाग, तो वो लेटर प्रोफेज होगा, लेट प्रोफेज होगा, ठीक है। जैसे ही वो भाग भी डिसअपियर हो जाएगा, तुरंत हम आ जाएंगे मेटाफेज पर, ठीक है, मेटाफेज पर। और अगर मेटाफेज पर तुरंत आ जाएंगे, और आपको जब मैंने पहला डायग्राम यहाँ बताया था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रो मेटाफेज, मैंने कहा था ये दोनों एक ही बात है, ठीक। तो अगर जैसे ही मेटाफेज की शुरुआत हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा, प्रो मेटाफेज, और बाद में जो होगा वो फिर उसके बाद पोस्ट मेटाफेज हो जाएगा, ठीक है, ठीक, क्लियर। ठीक, ठीक है। तो ये मेटाफेज प्लेट, और शुरुआत में क्या हो गया, ये क्या होगा कि क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे, और वो सारे के सारे मूव कर जाएंगे, मेटाफेज प्लेट पर मूव करेंगे, ठीक है, मेटाफेज प्लेट पर मूव करेंगे, ठीक। तो सेकंड पॉइंट में हमारा क्या कह रहा है, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, वह जगह जहां पे क्रोमोसोम अलाइंड होंगे, एट मेटाफेज पर वो जगह जहां क्रोमोसोम अलाइंड होंगे, इज रिफर्स टू एज द मेटाफेज प्लेट, हम उसी को क्या कहेंगे, मेटाफेज प्लेट कहेंगे, ठीक। अब अगला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बाय द एंड ऑफ मेटाफेज, कि मेटाफेज के आखिरी में क्या होगा, क्रोमोसोम्स आर moved to spindle equator and get aligned along the metaphase plate through spindle fibers to both पोल्स। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई अभी तक में सेकंड पॉइंट में कि मेटाफेज प्लेट पर वो सारे के सारे क्रोमोसोम आएंगे, अभी यहाँ पर सारे के सारे स्पिंडल से अटैच है, वो सारे के सारे मूव करने लगेंगे, और ये मेटाफेज की प्लेट पर अलाइंड करने लगेंगे, और अलाइन होने लगेंगे, लाइन से सेट हो जाएंगे इक्वेटर पर, और सारे के सारे जो स्पिंडल फाइबर्स इधर उधर थे वो भी क्या करेंगे, इक्वेटर पर आ जाएंगे। और देखिए इक्वेटर पर आ जाएंगे, और ये पूरा, तो हम क्या कहेंगे, इधर से भी स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल फाइबर, और इधर से भी आकर अलाइंड हो गया है, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग स्पिंडल इक्वेटर भी बोल रहे हैं, कि स्पिंडल का भी इक्वेटर वही है, क्योंकि भाई स्पिंडल भी आकर इक्वेटर पे आ रहा है, तो स्पिंडल इक्वेटर और मेटाफेज स्पिंडल इक्वेटर, जितने भी स्पिंडल्स है सेंट्रो क्रोमोसोम को काइनेटोकोर से जो अटैच है उसको खींच कर लेके आएंगे, सारे के सारे स्पिंडल इक्वेटर पर आ जाएंगे, मेटाफेज प्लेट पर आ जाएंगे, और इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे। ये किसका है, ये लेट मेटाफेज, मतलब कि प्रो मेटाफेज के बाद की स्टेज है, ठीक है, प्रो मेटाफेज के बाद की स्टेज है। ये मेटाफेज की मेन पहचान क्या है भाई, कि जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे उनके काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच रहेगा, ठीक है, ये तो शुरुआत की कहानी हो गई। लेकिन उसके बाद का क्या होगा, उसके बाद का कि अगर हम लोग आखिरी की बात करें, लेटर प्रोफेज की बात करें, तो सॉरी मेटाफेज की बात करें, तो क्या हो जाएगा, जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो इक्वेटर पर अलाइंड हो जाएंगे, ठीक। ये तो पहचान है इनकी मेटाफेज की, ठीक। अब मेटाफेज पर ये सारे के सारे कैसे हो गए हैं, यहाँ सेंटर पे हैं, और सारे के सारे अलाइंड हो गए हैं यहीं पर, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो, सारे के सारे अलाइंड हो गए। अब इसके बाद हमारा कौन सा आएगा, मेटाफेज के बाद एनाफेज आएगा। क्या आएगा, एनाफेज। अच्छा, फिर मैं क्लियर कर रही हूँ कि अभी भी क्रोमोसोम कैसे हैं, अभी भी क्रोमोसोम यहाँ पर 2 क्रोमैटिड वाले हैं। कैसे हैं, 2 क्रोमैटिड वाले हैं, ठीक। अभी भी इसी तरीके से क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हुआ है, ठीक है। हालांकि डीएनए का नंबर जो डबल था 4C वो स्टिल मेंटेन है, ठीक, और क्रोमोसोम का भी 2N नंबर मेंटेन है, ठीक। अब चलिए हम लोग एनाफेज की बात करते हैं। नेक्स्ट एनाफेज देखते हैं। एनाफेज में क्या होगा,
यहां पर शुरुआत हो जाती है, जो क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए हैं, यहां पर शुरुआत हो जाती है कि क्रोमोसोम के टूट कर अलग होने की। ठीक, जो डीएनए का कंटेंट डबल हुआ था वो डीएनए का कंटेंट वापस से उतना ही पुराना बना देना जैसा कि पहले था जीवन में, वो काम यहाँ शुरू हो जाता है तुरंत। जैसे ही ये देखिए यहाँ पर इक्वेटर पर इस तरीके से क्या थे, इक्वेटर पर अरेंज थे, यहाँ से स्पिंडल काइनेटोकोर से यहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच था और यहाँ से अटैच था। यहाँ से ही ये क्या करेंगे, ये इस तरीके से सेंट्रोजोमेयर है वो दो भागों में टूट जाएगा। कैसे दो भागों में टूट जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर उसके बाद ये स्पिंडल फाइबर्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेंगे। तो फिर ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको बनेगा। क्या बनेगा, ये मूव करने लगेंगे, इसके आर्म्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेंगे। ठीक है, मूव करने लगेंगे, ये एनाफेज का काम रहेगा। ठीक, वही देखिए हमारा पॉइंट बोल रहा है कि पहला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट, जो कि मेटाफेज पे अरेंज्ड था। ठीक है, स्प्लिट क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। ठीक, स्प्लिट एंड सेपरेटेड ईच क्रोमैटिड इज नाउ रिफर्ड एज इंडिविजुअल क्रोमोसोम। अब हम उसको जो ये क्रोमोसोम जो क्रोमैटिड जो पहले दो क्रोमैटिड जो सेपरेट हो गए हैं, अब हम उसको अलग से, क्योंकि यहाँ पर क्या अलग हो गया है, सेंट्रोमेयर अलग हो गया है, तो अब हम उसको क्रोमैटिड नहीं क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया है, अभी तक क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं था। क्रोमैटिड कैसे थे, डबल आर्म वाले थे, लेकिन यहाँ पर क्रोमैटिड कैसे हो गए, यहाँ पर क्रोमैटिड एक ही क्रोमैटिड हो गया, और हम इसको क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम जो है एक क्रोमैटिड वाला हो गया। इससे पहले जो क्रोमोसोम थे वो दो क्रोमैटिड वाले थे। ठीक है, और यहाँ क्रोमोसोम का नंबर भी क्या हो गया, बढ़ गया, दुगना हो गया। ठीक, बात समझ में आ रही है। उसके बाद फिर आगे वही पॉइंट बोल रहा है हमारा सेकंड पॉइंट बोल क्या रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल। वेरी आईएमपी ध्यान रखने वाली बात क्या, कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दुगना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। ठीक है, एट दिस स्टेज ऑफ द सेल। ठीक, अब उसके बाद और क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स, उसके बाद देखिए कहानी क्या है, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड दे पुल क्रोमोसोम। ये क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम को खींच रहे हैं, क्रोमोसोम को खींच कर रहे हैं टुवर्ड्स कहां, अपोजिट पोल की तरफ, दोनों पोल्स की तरफ अपोजिट सेल्स हैं ये दोनों ये जो अपोजिट पोल्स की तरफ सेंट्रोमेयर जो है अपोजिट पोल्स की तरफ इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, अच्छा अपोजिट पोल्स की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, चलिए इसकी कहानी आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगर अपोजिट पोल की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, देखिए यहां पर इससे पहले के डायग्राम में क्या था, ऐसा था, इतना स्टेज था। अब उसके बाद उसको खींचने लगा तो ये सारे के सारे आर्म्स अपोजिट पोल पर जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे के सारे आर्म्स अपोजिट पोल पर जा रहे हैं, तो ये क्रोमोसोम का ये जो आर्म्स हैं, इसकी आर्म्स का जो साइज है ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक, जैसे ही अगर खींचेंगे तो देखिए क्या होगा, इधर से ये स्पिंडल फाइबर खींच रहा है, इधर से ये खींच रहा है टूट कर, ये लीडिंग एज मतलब क्या होगा कि इधर खींचने वाला आर्म, कि इधर जो खींच रहा है इधर खींचेगा, और उसकी वजह से ये क्रोमोसोम का जो शेप होगा वो अलग अलग हो जाएगा। कहीं से ज्यादा फोर्स पड़ा, अलग तरीके से खींचा तो इसके आर्म्स छोटे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, छोटे बड़े। देखिए वही हमारा पॉइंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है, मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट से जो हमारा क्रोमोसोम होगा वो अपोजिट पोल पर मूव करने लगेगा। ठीक है, टुवर्ड्स द पोल एंड हेंस द लीडिंग एज with the arms of the chromosome
ट्रेलिंग बिहाइंड, कह रहा है कि जो पॉइंट पीछे की तरफ खींच रहा है वो पोल्स की तरफ तो जा रहा है, और साथ ही साथ उससे जो आर्म्स अटैच होंगे वो भी अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेंगे, राइट, वो भी अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगेंगे भाई, क्योंकि आर्म्स तो उसी सेंट्रोमेयर से अटैच्ड है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये आपको जो एनाफेज है इसमें क्या शो कर रहा है कि भाई ये हो गया हमारा सेंट्रोमेयर, और वही अपोजिट पोल पर मूव करने लगेंगे। तो कुछ आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा एनाफेज में, ठीक है, एनाफेज में इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो अब भाई यहाँ पर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से दिखेगा, तो ये क्या है, ये बेस्ट स्टेज है। हेंस शेप, क्रोमोसोम का जो शेप है, क्रोमोसोम का शेप को स्टडी करने के लिए ये बेस्ट स्टेज है। हेंस शेप ऑफ क्रोमोसोम आर बेस्ट स्टडीड एट दिस स्टेज। अच्छा, फिर से बोल रहे हैं हम मेटाफेज में, हम क्यों बेस्ट, मेटाफेज का क्या था, वो बेस्ट स्टेज थी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम को पढ़ने के लिए। लेकिन अगर हम लोग शेप ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो वो हमें कहाँ क्लियरली दिखेगा, वो हमें एनाफेज में क्लियरली दिखेगा। और एनाफेज के एंड में हमने क्या देखा कि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया है, डबल हो गया है, और क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड वाला बन गया है, क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड वाला बन गया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक। ये तो हो गई हमारे एनाफेज की बात। अब हम आगे देखते हैं टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा, ठीक है, टेलोफेज में क्या होगा, द क्रोमोसोम हैव रीच्ड रिस्पेक्टिव पोल्स, भाई अपोजिट पोल पर मूव कर रहे थे, तो जिस जगह पर मूव कर रहे थे, जिस तरफ मूव कर रहे थे, वो उस जगह पर पहुंच जाएंगे, कहां पर, टेलोफेज में। और क्या हो जाएगा, वेरी आईएमपी, क्या, डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। मतलब ये तो थे, बने थे क्या, थे तो क्रोमोसोम एनाफेज पे, अब ये क्या करेंगे, पोल पर तो पहुंच गए, उसके बाद ये क्रोमोसोम बना कैसे था, क्रोमैटिन, जो क्रोमोसोम मटेरियल था वही कंडेंस होके क्रोमोसोम बना था। तो यहाँ पर पोल्स पर, अपोजिट पोल्स पर पहुंचने के बाद जो क्रोमोसोम था अपनी इंडिविजुअलिटी खो देगा, मतलब अपना अस्तित्व ही खो देगा, क्रोमोसोम अनकॉइल हो जाएगा और वापस से क्रोमोसोम मटेरियल में बन जाएगा। यही क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, अनकॉइल हो जाएगा और वापस से क्रोमोसोम मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्रोमोसोम मटेरियल में। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, देखिए तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन chromatin material tends to collect in a mass in the टू पोल्स, कि अपोजिट पोल्स पर जो क्रोमोसोम थे डीकंडेंस हो गए और वो बन किसमें गए, किसमें कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए हमारा क्रोमैटिन मटेरियल में। क्रोमैटिन मटेरियल मतलब क्रोमैटिन थ्रेड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इससे पहले जब हमने जीवन स्टार्ट किया था तो क्या था, सारा न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड बोल रहे थे। वही थ्रेड कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाया था। अब वही जो क्रोमोसोम बनाया था, अब ये टेलोफेज में जस्ट उसका उल्टा हो रहा है कि ये क्या हो जा रहा है, डीकंडेंस होकर वापस से क्रोमैटिन थ्रेड में कन्वर्ट हो गया है। किसमें, डीकंडेंस होकर वापस क्रोमैटिन थ्रेड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। वही हमारा पॉइंट सेकंड बोल रहा है। उसके बाद जितनी भी चीजें डिसअपियर हुई थी प्रोफेज के स्टार्टिंग में, वो सारी की सारी रीअपियर हो जाएंगी स्टेज में। क्या क्या था, न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम, ठीक है, जिसको हम, जो कि अब किस में कन्वर्ट हो गया है, क्रोमैटिन थ्रेड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द डेवलप्ड हो जाएगी। और क्या, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म, मतलब ये सारे जो डिसअपियर हुए थे वो फिर से फॉर्म हो जाएंगे और आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर टेलोफेज का दिखेगा। देखिए टेलोफेज में वापस से यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है और ये क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम था वो डीकंडेंस हो गया क्रोमैटिन थ्रेड में, ठीक है। किसमें हो गया, डीकंडेंस हो गया क्रोमैटिन थ्रेड में। ये तो हो गई टेलोफेज की कहानी। अब तक में देखिए यहाँ पर टेलोफेज तक क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक। इस मींस हम लोगों ने कितना पोर्शन कवर किया, क्या हो गया कि हम लोगों जीवन कंप्लीट हो गया, एस कंप्लीट हो गया, G1 कंप्लीट हो गया, बिल्कुल, एस कंप्लीट हो गया, G2 कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम आएंगे किस पे, कैरियोकाइनेसिस पे। कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेज कंप्लीट हो गया, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब बचा क्या, साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस जैसे ही होगा वो दो नई सेल्स क्या बन जाएंगी, अपीयर हो जाएंगी, दो नई सेल्स। तो चलिए अब देखते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस अब हमारा आएगा क्या,
साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में एक्चुअली क्या होगा कि भाई न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गई है, अब बारी है साइटोप्लाज्म की। तो सेल्स जो कि इस स्टेज में थे, अब यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्या करेगा, धीरे धीरे ये जो सेल्स है ये यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा और सेल्स क्या होंगी और इस तरीके से क्लोज होती जाएंगी, फिर उसके बाद ये दो ठो से पिंच आउट करके टूट जाएंगी और साइटोप्लाज्म इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म होगा क्या, देखिए हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि आफ्टर द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम टूट गए अलग होने के बाद, इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस बन गए डुप्लीकेटेड, जो भाई जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुआ था दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या होगा, अब होगा उसके बाद जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस कह रहे थे, कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, द सेल इटसेल्फ डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, खुद को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लेगी। कैसे, बाय सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। किससे, कैसे, बाय सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को अलग करके, और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस, एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट कंप्लीटेड। भाई जैसे ही साइटोप्लाज्म अलग होगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं साइटोकाइनेसिस जो होता है एनिमल और प्लांट में, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है थोड़ा। ठीक है, तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें, इन एनिमल साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या होगा, कंस्ट्रक्शन और फरो फॉर्मेशन। इसमें होता क्या है, जो सेल्स है ये है, ठीक है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस, यहाँ पर ये टेलोफेज में ऐसा था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर डेवलप्ड होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे प्रेशर डेवलप्ड होगा और ये अंदर की तरफ मूव करेगा ऐसे। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या है कि फरो मेथड है ये। ठीक है, फरो मेथड में क्या होगा, यहाँ पर अंदर की तरफ प्रेशर होगा। ठीक है, कौन सा प्रेशर लगेगा, सेंट्रीपीटल प्रेशर लगेगा, सेंट्रीपीटल फोर्स लगेगा और अंदर की तरफ इस तरीके से अंदर की तरफ धंसता चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये और जैसे ही प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और धंसता चला जाएगा और ये फाइनली इस दो भागों में टूट जाएगा। जैसा कि इसमें देखिए, ये क्या होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है, अंदर की तरफ पड़ रहा है, और अंदर की तरफ जब प्रेशर पड़ता है तो ठीक है, फोर्स लगता है, हम उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर ऐसे लगेगा अंदर की तरफ और ये कंस्ट्रक्शन और डीप होगा और उसके बाद फाइनली दो पार्ट में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और हमारी दो नई डॉटर सेल्स हमको मिल जाएंगी। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा दोनों की तरफ, फिर और वो प्रेशर और ये जो सेल मेम्ब्रेन है और अंदर की तरफ धंसती हुई चली जाएंगी, फिर फाइनली पिंच आउट करके दो न्यू डॉटर सेल्स हमारी बना लेंगे और साइटोकाइनेसिस यहाँ पर एनिमल का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, एनिमल का साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा। वही हमारा पॉइंट बोल रहा है, द फरो ग्रेजुअली डीपेंस, कि धीरे धीरे और डीप होता चला जा रहा है, एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर एंड डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू, कि दो सेल का साइटोप्लाज्म दो साइटोप्लाज्म बना देगा और जैसे ही दो साइटोप्लाज्म बना, हेंस सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एनिमल का सेल डिवीजन खत्म हो जाएगा कि दो नई सेल बन गई। ठीक, अब हम बात करते हैं भाई प्लांट में कैसे होगा, प्लांट में कैसे होगा। ठीक, ये डायग्राम भी आपको क्या दिखा रहा है, एनिमल सेल का दिखा रहा है। याद रखिएगा, यहाँ पर सेल फरो मेथड की वजह से हो रहा है। ठीक है, सेल डिवीजन सेल फरो मेथड से हो रहा है और प्रेशर फोर्स कैसा लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक, अब हम थोड़ा सा प्लांट का देख लेते हैं कि प्लांट में क्या होता है। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट टेक प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन because constriction is not possible due to presence of सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के होने की वजह से जो प्लांट की जो सेल है उसमें क्या हो जाएगा, वो प्रेशर ही नहीं लग पाएगा। ठीक है, क्या है, प्रेशर लग ही नहीं पाएगा। इसी वजह से इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल डिवीजन, इनमें जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, वो सेल प्लेट फॉर्मेशन की वजह से होता है। अब देखते जरा सेल प्लेट है क्या। अब देखिए, इनमें क्या होते हैं, ढेर सारी मेनी गोल्गी वेसल्स, ठीक, और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पर, टूट कर। ठीक, अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पर और फॉर्म कर लेते हैं, कहाँ फॉर्म कर लेते हैं, एक प्लेट की तरह स्ट्रक्चर जिसको हम लोग फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट।
देखिए, ये देखिए यहाँ पर जितने भी हैं गोल्गी वेसल्स और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर अरेंज्ड हो गए हैं और एक स्ट्रक्चर प्लेट की तरह बना रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बोल रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी वेसल्स फ्यूज्ड टू फॉर्म, ये सारे के सारे पहले अरेंज्ड हो गए, उसके बाद ये क्या हो गए, जब फ्यूज्ड हो गए, ठीक है, गोल्गी वेसिकल्स फ्यूज हो जाएंगी, जब वो फ्यूज हो जाएंगी तब हम उसको क्या कहेंगे, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, तब हम उसको क्या कहेंगे, सेल प्लेट। ठीक है, जब वो अरेंज हो जाएंगी तब हम उसको अरेंज, जब तक वो अरेंज हो रही है तब तक के लिए हम लोगों ने उसको क्या बोला, फ्रेगमोप्लास्ट बोला। और जैसे ही वो गोल्गी वेसिकल्स फ्यूज कर जा रही हैं और एक प्लेट की तरह स्ट्रक्चर बना ले रही है, उसको हमने क्या बोला, सेल प्लेट। ठीक है, फर्दर यही सेल प्लेट क्या करेगी, ये सेल प्लेट further cell plate is modified into middle lamina between two new daughter cells। आपने पढ़ा होगा मिडिल, आपने क्या पढ़ा होगा, मिडिल लैमिला के बारे में कि दो नई डॉटर सेल्स जैसे ही सेल डिवाइड कर जाती हैं, ठीक है, सेल प्लेट इसका फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सेल प्लेट फॉर्मेशन की वजह से ये सेल डिवाइड हो जाती हैं, तो बाद में जैसे ही नई सेल्स डिवाइड होती है, यही सेल प्लेट क्या कर लेता है, इसका मिडिल लैमिला बना लेता है। ठीक है, देखिए देखिए कैसे, ठीक, ये हो गया सेल प्लेट, सेल प्लेट का है। और अच्छा, ये जो सेल प्लेट है, इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वो जो एनिमल का सेल डिवीजन हुआ था उसमें कैसा फोर्स लग रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था। इसमें कैसा फोर्स लगेगा, ये बाहर की तरफ लगेगा, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और सेल डिवाइड होगी। सेल प्लेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे और ये सेल को डिवाइड करेंगी, और यही आगे चल के देखिए, यही आगे चल के देखिए क्या कर रही है, यही कंटिन्यू कर रही है और नए डॉटर सेल में क्या बना ले रही है, मिड क्या बना ले रही है, लैमिला बना ले रही है। ठीक है, क्या बना ले रही है, लैमिला बना ले रही है। ठीक है, कंटिन्यू करके। ठीक, तो ये हो गया पूरा पूरा प्लांट के सेल का साइटोकाइनेसिस। ठीक है, प्लांट के सेल का साइटोकाइनेसिस। एनिमल के सेल के साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, उसमें फरो मेथड था, ऐसे करके पिंच आउट कर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है और उसके बाद सेल दो पार्ट में से टूट जा रही है और वही आगे चल के क्या बना रही है, सेल प्लेट मिडिल लैमिना बना ले रही है। ठीक है, चलिए यहां तो हो गया हमारा प्लांट सेल का और एनिमल सेल का सेल डिवीजन खत्म। ठीक, अब थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ठीक, सिग्निफिकेंस, अब कुछ पॉइंट, थोड़ा नोट पॉइंट, सिग्निफिकेंस से पहले थोड़ा सा हम लोग नोट पॉइंट देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस से पहले थोड़ा सा हम लोग नोट पॉइंट देख लेते हैं कि इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कैरियोकाइनेसिस तो होती है, ठीक है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर या कंडीशन डेवलप हो जाती है। जैसे मान लीजिए सेल है, सेल में बार बार न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, ये भी फर्दर डिवाइड कर लिया दो न्यूक्लियस में, ये भी न्यूक्लियस बना लिया। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म लेकिन डिवाइड नहीं कर रहा है, तो एक ऐसी कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, उसी को हम लोग सिनसाइटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनसाइटियम। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। आप नारियल देखते हैं, नारियल देखते हैं तो नारियल के अंदर वो जो पानी रहता है लिक्विड, वो एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये सिनसिटियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है, चलिए ये तो हो गया नोट पॉइंट हमारा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो जो माइटोटिक है, पहला पॉइंट देखिए हमारा क्या कह रहा है, रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल ओनली, मीन्स माइटोटिक यूजुअली अकर इन डिप्लॉयड सेल्स। हमेशा अगर आप जनरली देखोगे तो ये जो माइटोसिस सेल डिवीजन है, जनरली वो आपको डिप्लॉयड सेल में ही मिलेगा। ठीक है, आपको जनरली डिप्लॉयड सेल में ही देखने को मिलेगा। डिप्लॉयड मींस क्या हो गया, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। ठीक है, 46 है, 2 सेट क्रोमोसोम का रहेगा, उसी में आपको जनरली देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी सेल्स भी हैं, कुछ ऐसी हैप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है, जिनमें माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, एक्सेप्शन इन हैप्लॉइड सेल्स क्या है, सम लोअर प्लांट्स, कुछ ऐसे लोअर प्लांट्स हैं जिनमें, जैसे कि सोशल इंसेक्ट एग्जिबिट माइटोसिस इन हैप्लॉइड सेल्स।
ठीक है। जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, ठीक है, उसमें जो वर्कर बी होती है, ठीक है, वो कैसे होती हैं, वो हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है। तो उनमें डिवीजन कैसा होगा, उसमें उनमें उनकी उनकी सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा। तो कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनकी हैप्लॉइड सेल्स में ही माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म की। माइटोटिक जो डिवीजन होता है वो डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी मदद करता है, ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, जाइगोट से भाई पूरा पूरा बेबी बन रहा है, तो वो क्या है, किसका रिजल्ट है, डेवलपमेंट का ही तो रिजल्ट है, ठीक है, डेवलपमेंट का रिजल्ट है। और ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ भी भाई कैसे हो रही है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तभी तो भाई। और ये डेवलपमेंट और ग्रोथ हो कैसे रहा है भाई, रीजन क्या है, बिना सेल डिवाइड किए तो डेवलपमेंट ग्रोथ तो हो नहीं सकता है। तो हेंस भाई माइटोटिक जो डिवीजन है वो रिजल्ट वो क्या है, माइटोटिक डिवीजन हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। और हम इसके पॉइंट को देख लेते हैं, ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मेंटेन कर रहा है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को भी माइटोटिक सेल डिवीजन मेंटेन करता है। मींस क्या हो गया कि अगर सेल है, ठीक है, सेल का है, सेल का साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ गया तो अब क्या करेगा, वो सेल को डिवाइड कर लेगा और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का कंटेंट का रेशियो जो होगा मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है, जैसे सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ गया तो फिर वो डिवाइड कर जाएगा दो नई सेल में और फिर से उसके साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का जो कंटेंट है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक। तो माइटोटिक सेल डिवीजन हमारा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को भी मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक। वही हमारा पॉइंट बोल रहा है, सेल ग्रोथ डिस्टर्ब टू न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, कि सेल की अगर ग्रोथ होती है तो साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। तो अब क्या होगा, उसका क्या नतीजा, उसका क्या रिजल्ट, उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, माइटोसिस रीस्टोर द बैलेंस बाय डिवाइडिंग द सेल। जैसे ही ये क्या करेगा, इसका अमाउंट बढ़ गया साइटोप्लाज्म का तो माइटोटिक डिवीजन कर लेगा और उसका रेशियो वापस से मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोलता है कि माइटोटिक सेल डिवीजन सेल रिपेयर और रिप्लेसमेंट में मदद करता है। किसमें हेल्पफुल है माइटोटिक सेल डिवीजन, सेल रिपेयर और रिप्लेसमेंट में। जैसे कैसे, माइटोसिस हेल्प इन सेल रिपेयर, माइटोसिस हेल्प इन सेल रिपेयर। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट रिप्लेसमेंट ऑफ अंडर एपिडर्मस गट लाइनिंग एंड ब्लड सेल्स। अब देखिए जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसकी गट लाइन है, ठीक है, उसकी जो सेल्स है लगातार क्या हो जाती हैं, डेड करती रहती है, डिस्ट्रॉय होती रहती है, तो उसको भी मेंटेन करने का काम है भाई। वहां पर नई सेल्स आएंगी कैसे भाई, जो पुरानी सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगी फिर नई सेल्स बनाएंगे तो फिर वो मेंटेन हो जाएगा। तो यही बात कह रहा है कि भाई हमारा जो माइटोटिक सेल डिवीजन है वो सेल को रिपेयर और रिप्लेसमेंट में भी मदद करता है, ठीक है, सेल को रिपेयर रिप्लेसमेंट में मदद करता है, प्लस प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है। भाई इसमें भी वही बात आएगी, जैसे कि अगर हम एनिमल में ले रहे हैं कि एक जाइगोट से पूरा पूरा भाई बेबी बन जा रहा है तो कैसे बन रहा है भाई, बिना सेल डिवाइड किए तो बनेगा नहीं। उसी तरीके से प्लांट में भी जो ग्रोथ हो रही है, कंटिन्यूड ग्रोथ हो रही है, वो भी किसका रिजल्ट है, माइटोटिक का ही तो रिजल्ट है। उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स बोलते थे, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, सेल को डिवाइड कर रही है, तभी तो प्लांट का जो ग्रोथ हो रहा है ना। तो वो क्या कर रहा है, प्लांट के ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है कौन, माइटोसिस, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन। वही पॉइंट बोल रहा है हमारा कि कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट जो हो रही है वो क्यों हो रही है, ड्यू टू माइटोसिस इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, तभी तो प्लांट की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और जो ये एपिकल एंड द लैटरल कैम्बियम, इनमें ये भी जो ये एपिकल पर और ये जो लैटरल कैम्बियम्स बनती है ना, कैम्बियम रिंग, वो भी जो फॉर्म हो रही है भाई, कैसे हो रही, ग्रोथ हो रही है प्लांट की, ठीक है। प्लांट का ग्रोथ हो रहा है तो फिर क्या होगा, प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है उसकी एक्टिव डिवाइड कर रही हैं, प्लांट ग्रो कर रहा है तो फिर उसकी वजह से कैम्बियम फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो भी रिजल्ट किसका है, माइटोटिक सेल डिवीजन का। तो ओवरऑल माइटोटिक सेल डिवीजन हमारा हेल्पफुल रहता है किसमें, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, इन सब में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर माइटोटिक सेल डिवीजन हमारा खत्म होता है, ठीक है। सेल डिवीजन का माइटोटिक
पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मियोसिस को, ठीक है। तो अभी तक मैं आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और आपको वहां पे नोट्स भी प्रोवाइडेड होती हैं, तो आप अपनी तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।